गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 90 डेज क्रैश कोर्स में हम दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम भी नजदीक आ ही रही है, तो आपका प्रिपरेशन बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए। तो बने रहिए डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के साथ। इस क्रैश कोर्स में एनडीए हिस्ट्री के टॉपिक्स हम कवर करते जा रहे हैं। आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है इंडियाज फर्स्ट एम्पायर, दैट इज मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड में हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी लेनी है, बट हम जानते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के बाद में और मौर्यन पीरियड के बुद्धिज्म, जैनिज्म और मौर्यन पीरियड के बीच की जो घटनाएं हैं वहां पर क्या होता है भारत में। दोस्तों, बुद्धिज्म के साथ में ही भारत में राज्य बनना शुरू हो जाता है। बुद्धिज्म और जैनिज्म के पीरियड में कुछ रिपब्लिक स्टेट्स थे जिनको 16 महाजनपद कहा गया है। क्या कहा जाता है? महाजनपद कहा जाता है। उनका फॉर्म जो था वो रिपब्लिक फॉर्म था, मतलब राजा जो था वो इलेक्ट होता था, हेरिडेटरी सिस्टम नहीं था। बट दिन ब दिन ये जो सिस्टम था हेरिडेटरी बनता गया। और हेरिडेटरी बना कहां से? तो मगध राज्य से, मगध इस नाम के महाजनपद से। मगध नाम के जो राजा थे, मगध देश के जो राजा थे वो बड़े ही महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने बैटल्स लड़ी और आजू बाजू का जो एरिया था, आजू बाजू के जो प्रदेश थे उनको जीतना, कॉन्कर करना उन्होंने शुरू कर दिया। और छोटा सा जो महाजनपद नाम का मगध नाम का जो महाजनपद था वो अभी आगे चल के राज्य बना। अभी इस मगध की राजधानी थी राजगीर। कुछ दिनों बाद उसकी कैपिटल शिफ्ट होती है और राजधानी बनती है पाटलिपुत्र। शुरुआत में कौन सी थी? राजगृह, और बाद में पाटलिपुत्र। इस मगध जगह पर, मगध साम्राज्य में बहुत सारी डायनेस्टीज ने रूल किया। तो उसका सीक्वेंस भी बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में। तो पहली डायनेस्टी थी रियक वंश, दूसरी थी शिशुनाग, तीसरी थी नंद वंश, चौथी थी मौर्यन और पांचवी थी शुंग डायनेस्टी। इस तरीके से ये 5 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। दोस्तों, अभी आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। मौर्यन डायनेस्टी के पहले वहां पर राज किसका था? तो वो थी नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का बड़ा ही क्रूएल रूलर था जिसका नाम था धनानंद। इस धनानंद के राज्य में तक्षशिला नाम की बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी थी जहां पर एक प्रोफेसर काम करते थे जिनका नाम था आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य, या फिर जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन भरे दरबार में कौटिल्य का अपमान करते हैं धनानंद, बट अपमान सहन न होने के कारण कौटिल्य चाणक्य उसके राज्य को डिस्ट्रॉय करने की शपथ लेते हैं। और एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम चंद्रगुप्त था, उस चंद्रगुप्त को साथ में लेकर, उसको एडवाइस देकर पूरे धनानंद के नंद साम्राज्य को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और मौर्यन साम्राज्य की नींव रखते हैं। और इस मौर्यन साम्राज्य के पहले सम्राट बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और उनके चीफ एडवाइजर कौन रहते हैं दोस्तों? तो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य। आइए जानते हैं इसकी स्टोरी क्या है, स्लाइड के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। धनानंद, लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, इसको हराकर ही अभी इस नंद डायनेस्टी के पीरियड में ही भारत में अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है। दोस्तों, अलेक्जेंडर जिसने बहुत सारी दुनिया के मैक्सिमम एरिया पर उसने राज किया था। अभी 10 साल का उसने एक पूरा अभियान निकाला, जो भी एरिया सामने दिखता है उसको जीतता चला गया। भारत की बॉर्डर पर भी आ गया था, सिंध पंजाब कंधार की बॉर्डर पर भी आ गया था। बट 10 साल घर से दूर रह के उसके सिपाही जो है वो थक चुके थे। अब जो उसके साथीदार सैनिक थे अभी वो युद्ध नहीं चाहते थे, अभी उनको उनकी फैमिली चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने अपने सम्राट से विनती की, अलेक्जेंडर से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नहीं सम्राट, अभी युद्ध नहीं, अभी घर चलते हैं। तो इसीलिए सिकंदर वापस चला जाता है, ठीक है। बट जो भी एरिया उसने जीता था वहां पर उसने अपने अमलदार, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नियुक्त करके दिया था वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव संभालने के लिए। बट रिटर्न जाते समय ही, ठीक है, रिटर्न जाते समय ही अलेक्जेंडर की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है। 32 साल का ही था जब उसकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। तो अलेक्जेंडर मर चुका है, बट उसके जो अमलदार थे, ठीक है, पंजाब नॉर्थ वेस्ट के एरिया में, वो अमलदार उसने रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करके रखे थे। और पंजाब सिंध के एरिया में जो रिप्रेजेंटेटिव था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। अभी सेल्यूकस निकेटर के साम्राज्य का एरिया और
चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का एरिया वो लकी ही था, मतलब नजदीकी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया किस पर? सेल्यूकस निकेटर पर, और सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। ठीक है, ये आचार्य चाणक्य की चित्र है दोस्तों। ठीक है, धनानंद की डायनेस्टी को इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने 1921 बीसीई में हरा दिया और मौर्यन साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, अभी अलेक्जेंडर के आक्रमण वापस जाने के बाद सेल्यूकस निकेटर वहां पर आ जाता है और सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं। अभी उसके साथ एक ट्रीटी होती है, जिस ट्रीटी में सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। अभी मैट्रिमोनियल रिलेशन बनने के कारण क्या होगा? तो लड़ाइयां नहीं होगी, तो आपस में मिलजुल के ये बहुत समय तक रहे। ठीक है, अच्छे संबंध रहे सेल्यूकस निकेटर के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंबिसार आता है, अशोक आता है। उस समय में भी सेल्यूकस निकेटर और उसके जो बेटे थे उनके साथ में अच्छे रिलेशन रहे हैं, इसके हमें पुख्ता सबूत मिलते हैं। अभी ये सेल्यूकस निकेटर क्या करता है? रिलेशन अच्छे बनाए रखने के लिए अपना एक राज प्रतिनिधि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। उस राज प्रतिनिधि का नाम है, इसको वकील कहा जाता है या फिर ग्रीक एम्बेसडर कहा जाता है। ग्रीक, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर जो है वो ग्रीक देश से बिलोंग करता है, इसीलिए ग्रीक एम्बेसडर कहा गया, जिसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, प्रतिनिधि था वो सेल्यूकस निकेटर का। तो मेगास्थनीज, इसने चंद्रगुप्त के दरबार में रहते हुए एक किताब लिखी, जिसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मौर्यन साम्राज्य के बारे में हमें इस किताब से जानकारी मिलती है। इस किताब का नाम है इंडिका। यह चित्र है मेगास्थनीज का और यह है उसने लिखी हुई किताब इंडिका। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि सेल्यूकस निकेटर ने कौन सी किताब लिखी है। सेकंड रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर इज बिंदुसारा। चंद्रगुप्त मौर्य का बड़ा बेटा था बिंदुसारा, ही आल्सो कॉल्ड अमित्रघाता। ठीक है, अमित्रघाता। अभी चंद्रगुप्त मौर्य के जगह पर बिंदुसार आ गया, वैसे ही मेगास्थनीज के जगह पर डायमैकस नाम का ग्रीक एम्बेसडर आ गया। इसीलिए कहता था कि उन दोनों के रिलेशन, एक बार जो मैट्रिमोनियल रिलेशन बने ग्रीक रूलर्स के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के, तो वो अच्छे रिलेशन आगे तक बनते रहे। ठीक है, विष्णुगुप्त चाणक्य रोट अर्थशास्त्र। कौटिल्य, विष्णुगुप्त चाणक्य, इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी। अभी अर्थशास्त्र के नाम से आप अंदाजा लगाओगे कि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी, नहीं, इसमें पॉलिटिकल फिलॉसफी दी गई है। क्या पॉलिटिकल फिलॉसफी दी है? तो राज्य के 7 आधार उन्होंने बताए हैं। एक एम्पायर, एक राज्य अच्छी तरीके से चलाने के लिए 7 चीजें आवश्यक होती है, 7 चीजें आवश्यक होती है, और उन 7 चीजों को कहा गया है सप्तांग सिद्धांत। कौन सी थी वो 7 चीजें? इसका सीक्वेंस भी बहुत याद है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है, बस सातों के सातों इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, सीक्वेंस जरूर याद रखना है। तो राजा, अमात्य, जन, राजा का मतलब किंग, अमात्य का मतलब है प्रधान, जो प्राइम मिनिस्टर है राजा का, जन मतलब प्रजा, दुर्ग मतलब फोर्ट, कोष मतलब ट्रेजरी, दंड मतलब न्याय संहिता, और उसके बाद मित्र मतलब फ्रेंड। हमारे एरिया के बाजू में जो एरिया मतलब नेबर कंट्रीज जो है, उनके साथ में अच्छे रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन भी बनाए रखने पड़ेंगे। एक राज्य की नींव अगर अच्छी बनानी है तो ये सारी सातों की सातों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चाणक्य को इंडियन मैकियावेली भी कहा गया है। मैकियावेली पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे यूरोप के, तो उनके काम के वजह से कौटिल्य चाणक्य को इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता है। अभी मौर्यन डायनेस्टी में सबसे फेमस और सबसे चर्चित राजा हुए अशोक। अशोक ये सबसे पहले भारत के राजा थे जिन्होंने कल्याणकारी राज्य की, वेलफेयर स्टेट की कल्पना रखी। वेलफेयर स्टेट मतलब सबको समान नजरिए से देखा गया और सबके कल्याण के लिए उन्होंने काम किया। वेलफेयर स्टेट की संकल्पना रखने वाले सबसे पहले राजा थे सम्राट अशोक। चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है क्योंकि जो अखंड भारत कहा जाता है ना, जिसमें इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पूरा भारत, उसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा का सारा एरिया जो है सब कॉन्टिनेंट का, ये सब कॉन्टिनेंट का पूरा एरिया इस व्यक्ति के कब्जे में था, इसके ऑब्जर्वेशन में था। इस सारे एरिया पर सम्राट अशोक ने राज किया है दोस्तों, इसलिए उनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। ये बिंदुसार के लड़के थे, हालांकि इनको और 100 भाई थे, और कहा जाता है सम्राट अशोक का ऐसे ही
वो किंग नहीं बने, 100 भाइयों की हत्या करके वो राजा बने। अभी राजा बनने के बाद, ठीक है, उनको देवानामपिय और पियदस्सी इस नाम से भी जाना जाता है। राजा बनने के बाद उन्होंने एक बैटल लड़ी, कलिंगा बैटल। ठीक है, कलिंगा मतलब ये उड़ीसा में एक छोटा सा राज्य था, बट वहां के पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेस थे वो भी इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए कलिंगा वॉर लड़ा गया। अशोक ने कलिंगा वॉर जीता, वहां के राजाओं को हरा दिया, लेकिन उनका मन बहुत ही दुखी हो गया क्योंकि युद्ध में बहुत सारे लोग मर चुके थे। अभी ये दृश्य देख के अशोक ने निर्णय ले लिया कि आज से मैं कोई बैटल नहीं लड़ूंगा, कोई युद्ध नहीं होगा, आज से पूरा का पूरा जीवन जो है मैं बुद्धिज्म के लिए समर्पित करता हूं, और बुद्धिज्म की स्प्रेडिंग के लिए पूरा का पूरा उन्होंने काम किया। अभी दोस्तों, कलिंगा वॉर, ये जो है कलिंगा वॉर अशोक के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। बट दोस्तों, दृश्य देखकर दहल जाना ये आम बात नहीं है उसके लिए। वो राजा का पुत्र है, बहुत सारे बैटल्स उन्होंने लड़े हैं। ठीक है, कलिंगा एक छोटी सी बैटल थी, बट उन्होंने भी उससे भी बड़े बड़े युद्ध लड़े होंगे। बट अशोक ने जो भेरी घोष की घोषणा कर दी, मतलब आज से मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, इसको भेरी घोष कहा गया है। आज से मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, कोई हिंसा नहीं करूंगा, इसको भेरी घोष कहा गया है। इस भेरी घोष की घोषणा अशोक ने क्यों की है, तो इसके पीछे का कारण था, उसके पीछे का कारण कलिंगा बैटल नहीं था, इसके पीछे का कारण था अशोक अभी वेलफेयर स्टेट लाना चाहते थे, शांति वाला राज्य लाना चाहते थे, पीसफुल स्टेट, और जहां पर लोगों के कल्याण के लिए काम किया जाए, ऐसे राज्य की रचना वो करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भेरी घोष की घोषणा की, युद्ध न लड़ने की शपथ ली और घोषणा की, और वो अपनी शपथ पर अड़े रहे। उन्होंने डेथ होने तक कोई भी युद्ध नहीं लड़ा और स्टेट वेलफेयर के लिए काम किए। दोस्तों, अभी अशोक के जिंदगी में उन्होंने कलिंगा वॉर के बाद रॉक एडिक्ट्स और पिलर्स पर अच्छी अच्छी घोषणाएं लिखी है कि एक पुत्र के कार्य कौन से रहेंगे, राजा के कार्य कौन से रहेंगे, प्रधान के कार्य कौन से रहेंगे, और सबके कल्याण के लिए उन्होंने जगह जगह पर ये पिलर्स स्थापित कर दिए कि ताकि आने जाने वाला हर लोग इस कल्याणकारी राज्य की स्टेट वेलफेयर संकल्पना को समझ सके, और उस संकल्पना के आधार पर राज्य ने काम करना चाहिए, ताकि वो सारी चीजें लोगों के ध्यान में रहे कि राज्य की क्या, लोगों को राज्य से क्या अपेक्षा है, और राज्य ने उस अपेक्षा के तहत ही लोगों के लिए काम करना चाहिए। इसके लिए रॉक एडिक्ट्स सारे सड़कों पर बनाए गए, जगह जगह पर आज भी अशोक के रॉक एडिक्ट्स और पिलर हमें मिलते हैं। ठीक है, ये फेमस, ये सारनाथ का अशोक स्तंभ है जो अशोक ने बनवाया था। अशोकास 13 रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब द कलिंगा वॉर। ठीक है, अभी रॉक एडिक्ट्स में बहुत अलग अलग जानकारी मिलती है। क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि किस नंबर के रॉक एडिक्ट में कलिंगा वॉर की जानकारी मिलती है, तो वो रॉक एडिक्ट था 13 नंबर का। ठीक है, मोगलीपुत्र तीसरा बुद्धिस्ट मॉन्क बिकम्स हिज मेंटर। ठीक है, मेंटर मतलब उनको सजेशन देने वाले, उनके गुरु कह सकते हैं एक तरीके से, तो उनका नाम था मोगलीपुत्र तीसरा। अशोका इवन कंडक्टेड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का चार्ट याद करो। थर्ड काउंसिल जो थी पाटलिपुत्र में, वो किसने कंडक्ट की थी, तो वो कंडक्ट की थी अशोका ने, और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो मोगलीपुत्र तीसरे थे। ये श्रीलंका के राजपुत्र थे दोस्तों। ठीक है, अभी बुद्धिज्म की स्प्रेडिंग के लिए तरह तरह के जगह पर उन्होंने प्रतिनिधि भेजे, अलग अलग देशों में प्रतिनिधि भेजे, और अपनी खुद के पुत्र और पुत्री को भी श्रीलंका पे भेजा। पुत्र का नाम था महिंदा और पुत्री का नाम था संघमित्रा। इन दोनों को श्रीलंका में भेजा बुद्धिज्म की स्प्रेडिंग के लिए। मोस्ट ऑफ हिज एडिक्ट आर रिटन इन पाली एंड प्राकृत इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, पाली और प्राकृत लैंग्वेज है और ब्राह्मी क्या है, तो स्क्रिप्ट है। सम आर रिटन इन द खरोष्टी एंड अरामिक स्क्रिप्ट। खरोष्टी और अरामिक स्क्रिप्ट कहां पे नजर आती है, तो पर्टिकुलरली ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर में हमें नजर आती है इस भाषा की स्क्रिप्ट। तो क्यों, क्योंकि वहां पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट लोगों को समझ में नहीं आती थी, इसीलिए खरोष्टी स्क्रिप्ट में वहां पर लिखा है। ठीक है, कहां पर, ईरान इराक के बॉर्डर में। ये देखो, ये सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है दोस्तों। मौर्यन साम्राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें
क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, कैसे पद थे, कौन किसका जिम्मा संभालता था, किस पद की जिम्मेदारी संभालता था। तो इंपेरर वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट्स कॉल्ड मंत्री परिषद। मतलब राजा जो था उसके हाथ में सेंट्रल अथॉरिटी थी, सम्राट के हाथ में, बट उसको हेल्प करने के लिए एक मंत्री परिषद थी। ठीक है, द मिनिस्टर वेयर कॉल्ड मंत्री, जो मंत्री परिषद के अलग अलग मंत्री थे उनको मंत्री ही कहा जाता था। द काउंसिल वॉज हेडेड, मंत्री परिषद दैट इज अध्यक्ष अकिन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ टुडे। मतलब इस मंत्री परिषद का भी एक हेड था जिसको अध्यक्ष कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? अध्यक्ष। जैसे भारत में आज मिनिस्टर की काउंसिल होती है और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन रहता है? तो प्राइम मिनिस्टर। उस समय में उस प्राइम मिनिस्टर को अध्यक्ष कहा गया है। ठीक है, महामत्ता ये हायर रैंकिंग ऑफिसर्स थे। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम जिसको आईएएस आईपीएस कहते हैं ना हम आज के तौर पे, तो उस समय में भी बड़े बड़े ऑफिसर वहां पर रहते थे, उनको महामत्ताज कहा गया है। अमात्याज हायर रैंकिंग ऑफिशियल, ऑलमोस्ट लाइक प्रेजेंट डे सेक्रेटरीज। ठीक है, सेक्रेटरी अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज रहते हैं। ठीक है, सचिव रहते हैं, प्रधानमंत्री के कुछ सचिव रहते हैं, तो उसको अमात्य कहा गया है उस समय के। युक्ताज मतलब सबऑर्डिनेट ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्पायर रेवेन्यू, मतलब जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम था वो युक्ताज कलेक्ट करते थे, उसके रिकॉर्ड रखने का भी काम वही करते थे। रज्जुकाज ऑफिसर्स इन द चार्ज ऑफ लैंड मेजरमेंट एंड बाउंड्री फिक्सिंग, मतलब जमीन का मोजमाप करने के लिए और बाउंड्री फिक्सिंग का काम कौन करते थे? रज्जुकाज। समंथाध्यक्ष मतलब सुप्रिटेंडेंट ऑफ मार्केट, मार्केट जो थे बाजार, इसका सुप्रिटेंडेंट मतलब इसकी निगरानी करने के लिए सामंताध्यक्ष इस व्यक्ति को चुना जाता था, इस पद के व्यक्ति को चुना जाता था। शुल्काध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष मतलब सुप्रिटेंडेंट ऑफ टोल, टोल मतलब जैसे कि मार्केट में कुछ सामान आपको लेके जाना है, आना है, रोड टैक्स जैसा है, या तो फिर कुछ कस्टम ड्यूटी रहती है, मतलब माल अगर बेचना है आपको तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है, तो ये सारी जिम्मेदारी शुल्काध्यक्ष देखते थे। सीताध्यक्ष, ये क्वेश्चन पूछा गया सीताध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अभी और है नावाध्यक्ष दैट इज सुप्रिटेंडेंट ऑफ शिप्स, शिप्स मतलब जो ट्रेड चलता था समुद्री मार्ग से या फिर नदी से, तो शिप ट्रेड चलाने के लिए भी उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए भी एक पोस्ट थी जिसका नाम था नावाध्यक्ष, सुप्रिटेंडेंट ऑफ शिप। अभी पौथवाध्यक्ष मतलब सुप्रिटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स और मेजरमेंट इसके तरफ ध्यान रखने के लिए भी पौथवाध्यक्ष नाम का व्यक्ति चुना जाता था। अकराध्यक्ष मतलब सुप्रिटेंडेंट ऑफ माइंस, माइंस मतलब खदानें जहां से नेचुरल रिसोर्सेस हमें मिलते हैं, तो वो माइंस के जो अध्यक्ष थे उसको अकराध्यक्ष कहा गया है। तो व्यवहारिका महत्ता का जिसको कहा जाता है, व्यवहारिका महामत्ता मतलब जुडिशियल ऑफिसर, न्याय व्यवस्था के जो सबसे बड़े ऑफिसर थे उसको व्यवहारिका महामत्ता कहा गया है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट पोस्ट थी दोस्तों हमारे मौर्यन पीरियड में। अभी इसमें से 4-5 नाम तो भी सीताध्यक्ष जैसे है, नावाध्यक्ष है, ठीक है, अकराध्यक्ष है, उसके बाद रज्जु का किसको कहा जाता है, शुल्काध्यक्ष किसको कहा जाता है। जो 4-5 नाम जो मैंने यहां पर लिए हैं उतने भी याद किए तो भी बहुत हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। विच अमंग द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन डायनेस्टी इज ऑफ इंडिया इज करेक्ट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आज ही मैंने बताया था, तो यहां पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा बनेगा? नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। बिल्कुल बी जो है ये हमारा सही आंसर बनेगा, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर था बृहदत्त। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के व्यक्ति ने की और उसने शुंग नाम के डायनेस्टी की नींव रखी। शुंग डायनेस्टी भी कुछ दिनों बाद खत्म हो जाती है और उसके बाद आती है कण्व डायनेस्टी, इसीलिए बी जो है ये हमारा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर के कंटेम्पररी कौन था? पुष्यमित्र शुंग नहीं, अशोका नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल ये थे। चंद्रगुप्त मौर्य हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी, जो अलेक्जेंडर के कंटेम्पररी थे। ठीक है, अभी यहां पर भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है, ये पूछा गया है राजाओं के बारे में। ठीक है, राजाओं के बारे में तो हमें पहले याद रखना है कि अशोका सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा अशोका के बाद
कनिष्क आएगा और उसके बाद मिलिंद आएगा। तो ये जो है ए हमारा करेक्ट सीक्वेंस बनेगा, ए हमारा आंसर बनेगा। द नोशन ऑफ सप्तांग सिद्धांत वॉज इंट्रोड्यूस इन अर्थशास्त्र इंक्लूड्स। अभी सप्तांग सिद्धांत में कौन सी 7 चीजें दी गई है ऑप्शन में से बताओ। तो ऑप्शन बन जाएगा हमारा ए, किंग राजा, टेरिटरी मतलब जो एरिया है जिसको हम देश कहते हैं, ठीक है ये। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अमात्य, ये भी नाम आता है उसमें, और ट्रेजरी मतलब कोष। तो ये जो है ए नंबर का पॉइंट जो है ये हमारा आंसर बनेगा। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो ग्रीक एम्बेसडर था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नाम की किताब लिखी है। हु फाउंड द शुंग डायनेस्टी? अभी मैंने बताया था, तो जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। डी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। द डिक्लाइन ऑफ द नंदाज एट द कौटिल्य, ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ द नंदाज एट द कौटिल्याज एंड चंद्रगुप्त मौर्य, हैंड है वो, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। एट द हैंड ऑफ Kautilya and Chandragupta Maurya has been vividly portrayed in the Sanskrit play written by Kalidasa। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य, इन दोनों ने मिला के नंद डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया और मौर्यन डायनेस्टी की नींव रखी। इसका वर्णन कालिदास ने लिखी हुई एक साहित्य कृति में हमें मिलता है, और उस साहित्य कृति का नाम क्या है ये क्वेश्चन है यहां पर। तो उस साहित्य कृति का नाम था मालविका अग्निमित्रम। कालिदास के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे ही। तो ऑप्शन बन जाएगा सी, इसमें हमें ये जानकारी मिलती है। हु वॉज द स्थानिका इन मौर्यन पीरियड? स्थानिका का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो स्थानिका का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। क्या है होता है दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर मतलब स्थानिका। तो ऑप्शन बन जाएगा ए। Which one among the following mentioned division of the Mauryan society into 7 classes? मौर्यन सोसाइटी को किस व्यक्ति ने 7 वर्गों में डिवाइड किया है? तो जिसने इस सोसाइटी को नजदीक से देखा है ऐसा ही व्यक्ति हो सकता है वो। तो कौन था वो व्यक्ति? तो वो था मेगास्थनीज। उसने अपनी इंडिका नाम की किताब में मौर्यन सोसाइटी जो थी उसको 7 वर्गों में डिवाइड किया है। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ए, इंडिका, ठीक है। द अर्थशास्त्र इज ट्रीटाइज ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, पॉलिटिकल फिलोसॉफी, रिलीजन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से? तो वो है पॉलिटिकल फिलोसॉफी के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा दोस्तों। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। प्रैक्टिस के लिए 50 क्वेश्चन की क्वेश्चन बैंक मैं आपको घर पे सेंड करूंगा, हमारी टीम के द्वारा आपको सेंड की जाएंगी। उसकी भी प्रैक्टिस करो दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा ये मैं क्लियरली नहीं बता सकता हूं, बट प्रिपरेशन पूरा किया जाए ये मेरा काम है और वो मैं करके रहूंगा। तो इसलिए हमारी प्रैक्टिस कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये एनडीए एग्जामिनेशन में अगर काम में नहीं आई तो यूपीएससी, एमपीएससी में, एफकैट, एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप में हमें काम आ सकती है। लेकिन प्रिपरेशन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो तैयारी, प्रिपरेशन बिल्कुल स्ट्रांग करके रखो। एक एक मार्क के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो प्रिपरेशन पूरा करेंगे और टाइम टू टाइम अपडेट रहो, कोई भी वर्क पेंडिंग मत रखो। तो इस तरीके से आज का लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू।